नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, हम कार्यपालिका की बात कर रहे हैं और कार्यपालिका की आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जी के बारे में कि प्रधानमंत्री जी जो हमारी क्या है, वास्तविक कार्यपालिका है। क्या है? वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका कौन है? प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री ये कहां पर है? प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका है वो केंद्र के अंतर्गत है। और राज्यों में क्या है? राज्यों में है मुख्यमंत्री। कौन है? मुख्यमंत्री। तो ये वास्तविक कार्यपालिका है, इस पर हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री हैं वो किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, उनकी क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या कार्य हैं, उन पर हम बात करेंगे। तो प्रधानमंत्री हैं वो क्या था, मैंने बात कही थी कि प्रधानमंत्री हैं वो वास्तविक कार्यपालिका है। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति को, भारत की जो संघीय कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और उसको सलाह देने के लिए कौन है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद है वो कार्य करेगी। तो एक बात तो ये निकल कर आई कि जो प्रधानमंत्री का कॉन्स्टिट्यूशन में जो उल्लेख है, संविधान में यदि उल्लेख देखा जाए, संविधान में प्रधानमंत्री का उल्लेख, प्रधानमंत्री का उल्लेख अनुच्छेद 74 में दिया हुआ। अनुच्छेद 74 में क्या दिया हुआ है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, जो प्रधानमंत्री की सहायता, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद की सलाह पर है वो कार्य करेंगे। एक चीज आपके जेहन में आ गई कि साहब क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत प्राइम मिनिस्टर का उल्लेख है? बिल्कुल है, 74 में जो राष्ट्रपति जी के साथ में दिया हुआ है। बाकी अलग तरीके से अतिरिक्त कोई कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया। क्या कह रहे हैं? आगे बढ़िए। प्रधानमंत्री के कार्य, प्रधान सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में है वो कौन शामिल होता है? प्रधानमंत्री। जो कि सरकार का जो मुखिया है, आप देखोगे कि सरकार का जो मुखिया है, सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। तो सरकार की सभी निर्णयों में क्या होगा? सम्मिलित होगा। और सरकार की नीतियों के बारे में जो भी निर्णय लेना वो कौन लेगा? प्रधानमंत्री लेगा, क्योंकि मुखिया होने के नाते में सरकार के कार्यों के जितने भी कोई निर्णय होंगे वो डिसीजन मेकर होगा, वो कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगे। ठीक है। इस प्रकार प्रधानमंत्री की शक्तियों के अनेक स्रोत हैं। जैसे कि अब प्रधानमंत्री की कौन कौन से पावर है आप देखोगे। प्रधानमंत्री की यदि कार्य शक्तियों के जो स्रोत हैं वो आ जाएगा कि मंत्री परिषद पर क्या करना है? नियंत्रण रखना है। मंत्री परिषद पर नियंत्रण रखने का कोई काम करेगा तो कौन करेगा? प्रधानमंत्री रखेगा। कोई मंत्री काम नहीं कर रहे हैं या मंत्री है वो लेट लतीफे से काम कर रहे हैं या फिर समय पर है वो उपस्थित होकर जो संसद में प्रश्नकाल होता है उन काल में है वो जानकारी नहीं देते, तो ये प्रधानमंत्री जी की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। प्रधानमंत्री जी का उत्तरदायित्व होगा कि जो मंत्री परिषद है वो आपकी है, आपने ही बनाई है, तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनसे संबंधित उन पर है वो नियंत्रण रखने का कार्य करें। ठीक है। दूसरी बात है कि जो प्रधानमंत्री है वो लोकसभा का क्या करेगा? लोकसभा का नेतृत्व करेगा। किसका? लोकसभा का नेतृत्व करेगा। लोकसभा का नेतृत्व का क्या आशय? आप देखोगे जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। क्या होता है? बहुमत दल का नेता होता है। और जब लोकसभा में बहुमत दल का नेता है, आपकी यदि देखा जाए कक्षा 11th के अंतर्गत कोई छात्र है, रमेश नाम का विद्यार्थी आपकी कक्षा का मॉनिटर है, तो कहां है? आपकी क्लास 11th का ही वो नेतृत्व करेगा। तो प्रधानमंत्री उसी तरीके से जिस तरह से लोकसभा में उसको बहुमत प्राप्त है तो वो लोकसभा का नेतृत्व करने का काम है वो कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर काम करेगा। ठीक है। फिर अधिकारी जमात पर और अधिपति, यानी जो अधिकारी वर्ग, अधिकारी या नौकरशाही, उन अधिकारी या नौकरशाही पर भी नियंत्रण रखने का काम करेगा वो कौन करेगा? प्रधानमंत्री ये करेगा कि किन किन अफसरों को कहाँ नियुक्त करना है, किन महकमे में काम करेंगे, वो भी प्रधानमंत्री का कार्य होगा। फिर प्रधानमंत्री का जो काम है वो मीडिया तक पहुंच भी रखना है। कोई भी सरकारी निर्णय लिया गया,
कोई भी डिसीजन लिया गया या अंतर्राष्ट्रीय लेवल के आप कोई इस संबंधों से संबंधित कोई निर्णय लिया हुआ है, अन्य किसी भी तरह का जनता के मुद्दों से संबंधित कोई डिसीजन आप लेते हैं तो आप है वो मीडिया के समक्ष आके उसकी ब्रीफिंग करेंगे कि ये हमने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। तो मीडिया के समक्ष जाकर अपनी बात रखना भी क्या काम है, मीडिया तक पहुंच। जैसे कि आप देखोगे कि अभी जो कोरोना काल था, कोरोना काल में है वो हमेशा मोदी जी दाढ़ी बढ़ाकर है वो आकर मन की बात है, मन की भड़ास निकालने का काम कर रहे थे, वो मीडिया में आने का काम कर रहे थे कि हमने ये डिसीजन लिया। तो ये मीडिया तक पहुंच का काम है वो प्रधानमंत्री जी का कार्य। आगे बढ़िए, क्या कह रहे हैं कि चुनाव के दौरान उनके व्यक्तित्व का उभार, चुनाव के दौरान उनके व्यक्तित्व का उभार। जैसे बात ये कि चुनाव चल रहे हैं, पूरे देश के अंतर्गत चुनाव है या फिर किसी राज्य के अंतर्गत चुनाव है और वहां पर जिस पार्टी का प्रधानमंत्री, जैसे वर्तमान में है वो बीजेपी के है, वो एनडीए घटक के प्रधानमंत्री है बीजेपी के, ठीक है। तो वो उनका व्यक्तित्व, वो पर्सनैलिटी, वो उन्हीं का एक चेहरा है कि हम जो वोट ले रहे हैं वो भारत के प्रधानमंत्री को आप वोट दे रहे हैं, वे आपके विकास का कार्य करवाएंगे। तो एक व्यक्तित्व उभार के रूप में, एक चेहरे के रूप में वो भी क्या किया जाता है, प्रधानमंत्री को आगे वो किया जाता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होंगे या विदेश यात्राएं होंगी तो उनमें भी कौन नेतृत्व करेगा, भारत का प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री जी देश का नेतृत्व करेगा कि मैं जो 125 करोड़ भारतीयों की ओर से प्रतिनिधि के तौर पर आया हूं। यानी जब प्रधानमंत्री जी किसी भी देश में कोई समझौता करेंगे तो आपकी और हमारी जो 125 करोड़ देश की बात करने वाला व्यक्ति होगा तो कौन होगा, प्रधानमंत्री जी होंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और विदेशी यात्राओं के दौरान है वो भारत के राष्ट्रीय नेता के तौर पर कार्य करेंगे, कौन करेंगे, प्रधानमंत्री जी कार्य करेंगे। तो ये प्रधानमंत्री जी के मोटे तौर पर कार्य थे। आगे बढ़िए, आगे क्या है, स्थायी कार्यपालिका। अब जो अध्ययन के प्रारंभ में मैंने बताया था आपको कि जो कार्यपालिका है उसके दो स्तर है, कार्यपालिका के दो स्तर है। एक तो क्या है, राजनीतिक कार्यपालिका है और दूसरी कौन सी है, स्थायी। एक तो है राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरी कौन सी है, स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका में क्या होगा, यानी जो जनता के द्वारा चुनाव से आते हैं, जनता द्वारा चुनाव से हैं वो जीत कर आएंगे, वो राजनीतिक कार्यपालिका होंगे। भारत के प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, मंत्रिपरिषद है, मुख्यमंत्री है, ये सारे के सारे लोग कैसे हैं, राजनीतिक कार्यपालिका, यानी जिनका जो चुनाव निर्वाचन सारी व्यवस्थाएं होती है वो राजनीतिक इर्द गिर्द होती हैं और इनका जो कार्यकाल होगा वो भी कैसा होता है, नियत होता है। इनका कार्यकाल है वो फिक्स होता है। जैसे कि सामान्यतः हमारे यहाँ पर क्या है, 5 साल का कार्यकाल है। भारत का राष्ट्रपति 5 साल काम करेगा, भारत का प्रधानमंत्री है वो भी 5 साल काम करेगा, भारत का मुख्यमंत्री है, जो राज्यों के जो मुख्यमंत्री होंगे वे भी क्या करेंगे, 5 साल की कार्यावधि में काम करेंगे। तो उनकी क्या है, एक निश्चित कार्यकाल तय किया गया। अब दूसरी जो कार्यपालिका है उसको स्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, स्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। इसको है वो लोक कार्यपालिका कहा जाता है, लोक कार्यपालिका कहा जाता है, या फिर इसका एक अन्य नाम है, इसको नौकरशाही कार्यपालिका कहा जाता है। नौकरशाही कार्यपालिका कहा जाता है। यानी कार्यपालिका के अंतर्गत वे जो लोग हैं, जो नौकरशाही वर्ग के लोग हैं, जिनका क्या होता है, निश्चित परीक्षा व्यवस्थाओं के पद्धति के द्वारा उनका क्या होता है, उनका कार्यकाल होगा, लंबी समय अवधि तक कार्यकाल होगा और उनको है वो शॉर्ट टर्म में किसी भी तरीके से वहां से नहीं हटाया जाएगा। तो वो कौन होंगे, नौकरशाही होंगे। जैसे भारत के अंतर्गत क्या स्थिति, भारत में हम देखोगे नौकरशाही के अंतर्गत हमारे आप देखोगे अलग अलग, जैसे अखिल भारतीय सेवाओं के जो लोग होते हैं, अखिल भारतीय सेवाओं के लोग, IAS हैं, IPS हैं, IFS हैं। तो ये लोग हैं, ये वे लोग हैं जो स्थायी कार्यपालिका। कैसे हैं, स्थायी कार्यपालिका है, ये नौकरशाही वर्ग हैं जो सरकार जो भी निर्णय लेगी,
सरकार जो भी कानून वगैरह कोई बनाएगी तो उनको इम्प्लीमेंट करने का, उनको लागू करने का और प्रशासन चलाने का यदि कोई काम करेगी वो स्थायी कार्यपालिका करेगी। चूंकि निर्णय ले रहे हैं वो प्रधानमंत्री जी और उनकी मंत्रिपरिषद ले रही, लेकिन वास्तविक रूप से उन निर्णय का जो प्रारूप बना के दिया वो इन्हीं नौकरशाही ने दिया। प्रधानमंत्री के निजी सचिव थे, अलग अलग विभागों के जो सचिव है, सेक्रेटरी है, वो दे रहे हैं। अब वो निर्णय दिया, उन लोगों ने डिसीजन ले लिया, उन्होंने सिग्नेचर कर दिया, ठीक है। अब वास्तविक रूप से लागू करना है तो अभी कौन करें? यही नौकरशाही वर्ग करें, ये अफसर लोग हैं वो कर रहे हैं। तो जो भी सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं, जो और राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, उन निर्णयों को लागू करने की जो प्रशासनिक बॉडी है वही आपकी क्या हो जाएगी? स्थायी कार्यपालिका हो जाएगी। क्या कहते हैं इसकी परिभाषा? लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज है कि सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को, लिए गए जो निर्णय, जो भी डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया गया, उनको क्या है? लिए गए निर्णयों को लागू करने हेतु प्रशासनिक व्यवस्था जिसका कार्यकाल है लंबा होता है, वह कैसा होता है? स्थायी होती है। कार्यकाल है वो लंबा होगा, कोई 5 साल नहीं होगा। अफसर है वो एक लंबी समय अवधि तकरीबन है 20-30 साल के लिए उनको वो क्या है? काम करते हैं। वो एक अलग बात होती है कि उनको समय समय पर ट्रांसफर जैसी व्यवस्थाएं होती हैं, या उच्च पद पर है, निम्न पद पर दिया जाता है, लेकिन वे कार्य करते हैं। तो उनका कार्यकाल है वो कैसा? एक तो कार्यकाल उनका लंबा है और दूसरे वे स्थायी तौर पर कार्य करें, परमानेंट तौर पर है वो कार्य करेंगे जब तक है उनकी निश्चित आयु, जैसे कोई 60 साल तक के हैं, वो रिटायरमेंट नहीं होता, तब तक क्या करेंगे? वो कार्य करेंगे। और ये क्या है? कभी भी भंग नहीं होती। उसे क्या कहेंगे? स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। तो वह कार्यपालिका जो सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने हेतु प्रशासनिक व्यवस्था करेगी, जिनका लंबा व स्थायी कार्यकाल होगा और वह कभी भंग नहीं होगी। क्या कहलाई जाएगी? आपकी स्थायी कार्यपालिका कहलाई जाएगी। भारत में क्या व्यवस्था है? भारत में एक दक्ष प्रशासनिक है वो मशीनरी मौजूद है। अब भारत के जो प्रशासन को चलाने के लिए वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान किया गया बाकायदा, और जिसमें कहा गया कि संविधान में है वो इस तरह की मशीनरी, प्रशासनिक बॉडी की व्यवस्था की गई ताकि देश के अंतर्गत प्रशासन है वो चलाया जाए। और ये प्रशासनिक बॉडी है वो अंग्रेजों के काल से ही चले आ रहे थे। अंग्रेजों ने है वो शासन चलाने हेतु कलेक्टर जैसे पद है, आईपीएस जैसे पदों को है वो उस समय सर्जित किया था, और उसको हमारे देश के अंतर्गत उनका सफल प्रयोग रहा। हम जब भारत आजाद हुए, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, तो हमारे भी देश में इसी तरह की एक व्यवस्था की गई कि भारत में भी ऐसी प्रशासनिक बॉडी मौजूद होनी चाहिए जो क्या है? जनता से धरातल स्तर पर है वो कार्य करे। अन्यथा सरकारी बॉडी है वो तो निश्चित समय के बाद में चले जाएंगे, या जैसे सरकार है वो लोकसभा में विश्वास भंग हुआ तो चले जाएंगे, 2-5 महीने में सरकार गिर जाती है। तो ऐसी प्रशासनिक बॉडी होनी चाहिए, फिक्स मशीनरी होनी चाहिए जो लंबी समय अवधि हेतु क्या करें? कार्य करें, उन निर्णयों को इम्प्लीमेंट करें, उनको लागू करें। तो ये प्रशासनिक जो मशीनरी है वो मौजूद थी, लेकिन ये मशीनरी राजनीतिक रूप से उत्तरदायी होती है। अब जो ये प्रशासनिक लोग जो काम करते हैं वो किसके तौर पर काम कर रहे हैं? ये स्वयं है वो डिसीजन मेकर नहीं होते, स्वयं निर्णय नहीं लेते। आप में से जैसे कोई कलेक्टर बना है, कोई आईपीएस बना है, तो आप हैं वो खुद सारे के सारे डिसीजन नहीं ले रहे, बल्कि जो सरकार के द्वारा निर्णय लिए गए उनको लागू करने का, उनको व्यवस्था करने का आपका है वो काम है। क्या है आपका काम? होगा या तो हम उनको लागू करें। जैसे आप में से कोई रमेश नामक जो व्यक्ति है वो क्या है? अफसर बन गया, कलेक्टर बन गया, ठीक है। कलेक्टर बना तो आपको एक डिस्ट्रिक्ट के मालिक बना दिए, जिलाधीश है वो आपको बना दिया। जिलाधीश बना दिया तो सरकार ने कोई योजना लाई, सरकार ने है वो कोई योजना लाई, जैसे कि है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करके एक योजना लाई सरकार, और उसके तहत कहा गया कि एक आप बड़े बृहद पैमाने पर अभियान चलाओ, आप कलेक्टर के तौर पर पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक अभियान चलाओ और घर घर तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि भाई बेटियों को आप स्कूल भेजो, उन्हें पढ़ाया जाए। ये क्या है? आप जिलाधीश के तौर पर सरकार ने आपको आदेश दिया है कि ये एक योजना है, इसको आपको क्या करना है? लागू करना है, ठीक है। ये आप लागू करोगे। अब लागू किस तरह से करना है, क्या व्यवस्था करनी है, किस तरीके से आप लोगों को जोड़ोगे, तो वो सारी की सारी व्यवस्थाएं हैं वो करने का सारा जो प्रशासन चलाने का है वो भी काम किसको करना पड़ेगा? आपको जिला कलेक्टर, जिलाधीश को करना पड़ेगा। तो ये जो किसके प्रति उत्तरदायी? राजनीतिक रूप से उत्तरदायी है कि ऊपर से जो भी ऑर्डर मिलेगा हम उन ऑर्डर को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे, उनका पालन करेंगे और उनको लागू करने की कोशिश करेंगे, ताकि प्रशासन को अच्छे तरीके से क्या किया जाए बच्चों? चलाया जा सके। नौकरशाही से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह राजनीतिक रूप से तटस्थ हो,
ठीक है। अब राजनीतिक रूप से आप उत्तरदायी तो हैं, लेकिन आप तटस्थ हो। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति है जिसने गलत किया, अब ऊपर से बड़े मंत्री ने कह दिया कि उस व्यक्ति को आप छोड़ दो, नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि आपको तटस्थ रूप से और न्यायिक रूप से कार्य करना है। ऐसी स्थिति में आप एक जिले के मालिक के तौर पर आपकी ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, आपका जो ये उत्तरदायित्व होगा कि आप हैं वो क्या तटस्थ होकर कार्य करें, बिल्कुल स्वतंत्र होकर कार्य करें, आप दबाव में कार्य नहीं करें, ताकि प्रशासन को अच्छे तरीके से क्या किया जा सके प्यारे बच्चों, चलाया जा सके। और इसके लिए हमारे भारत में देखा जाए तो क्या व्यवस्थाएं, इसके लिए हमारे भी व्यवस्था की गई है कि इसमें अखिल भारतीय सेवाएं हैं, प्रांतीय सेवाएं व स्थानीय सरकार के कर्मचारी और लोक उपक्रमों के तकनीकी व प्रबंधकीय अधिकारी सम्मिलित होती है। अब ये जो स्थायी कार्यपालिका में कौन कौन लोग शामिल है उनको देख लीजिए। स्थायी कार्यपालिका में यदि देखा जाए तो भारत के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं के जो लोग हैं वो स्थायी कार्यपालिका। अखिल भारतीय सेवाओं में कौन कौन सी यदि देखा जाए तो हमारे यहाँ पर है वो 3 है, वो बड़े लेवल की सेवाएं, 3 सेवाएं हैं वो बड़े स्तर की। कौन कौन सी हैं? एक तो है अखिल भारतीय सेवा। कैसी है? अखिल अखिल भारतीय सेवा। दूसरी कैसी है? केंद्रीय सेवा। और तीसरी कैसी है? राज्य सेवा। अखिल भारतीय का मतलब हुआ पूरे देश में एक जैसी व्यवस्था होगी, जैसे कि आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है। अब इन लोगों के हैं वो सरकार एक संस्था होती है यूपीएससी, इनकी नियुक्ति है वो सरकार क्या करेगी? यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग करके एक संस्था है, और उनके द्वारा क्या होगा? इनकी एक परीक्षा होगी अखिल भारतीय सेवा, और इनका क्या होगी? परीक्षा की पद्धति के द्वारा इनका है वो चुनाव किया जाएगा, इनको है वो चुना जाएगा कि परीक्षा में जो ज्यादा पास आउट हुए उन लोगों को है वो लिया जाएगा। उनसे भी क्या होंगे? आईएएस होंगे, आईपीएस होंगे और आईएफएस होंगे। और ये अखिल का शब्द है, पूरे देश में इनको कहीं भी है वो नियुक्त किया जा सकता है, पूरे देश में। आप कलेक्टर बने हैं, रमेश नामक कोई लड़का कलेक्टर बना, आपकी कक्षा में जो पढ़ता था, आगे जाकर ग्रेजुएशन करके वो कलेक्टर बना, तो वो राजस्थान का है, लेकिन उसको है वो कहाँ का कलेक्टर बनाया जा सकता है? उसको तमिलनाडु में किसी डिस्ट्रिक्ट का बना दिया जाएगा, उसको आसाम में बना दिया जाएगा, उसको लेह लद्दाख कश्मीर में कहीं बना दिया जाएगा, उसको एमपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक कहीं पर बना जाएगा। तो ये पूरे देश के लिए व्यवस्था है ताकि उस अफसर को कहीं पर भी भेजा जा सकता है, ठीक है। और जहां नियुक्ति है वो सरकार करेगी, कौन सी? केंद्र सरकार, भारत सरकार है वो करेगी, लेकिन उनको पेमेंट, पेंशन, जो वेतन भत्ता है वो सब कौन देगा? वेतन भत्ता ये कौन देगी? सारी की सारी जिस राज्य में होगी वो वैसे। जैसे आप रमेश हैं वो कहाँ से? केंद्र सरकार के द्वारा उनको नियुक्त कर दिया गया तमिलनाडु के अंतर्गत कलेक्टर, तो उनको वेतन भत्ता पेंशन कौन देगी? वह तमिलनाडु की सरकार देगी, इसलिए इनको अखिल कहा गया। केंद्रीय सेवा है वो सेवाएं जो भारत सरकार के अधीन सेवाएं, भारत सरकार के अधीन सेवाएं वो कौन सी हैं? केंद्रीय सेवाएं, भारत सरकार के अधीन, भारत सरकार के अधीन। जैसे एसएससी से है वो इनकम टैक्स के अफसरों को चुना जाता है, इनकम टैक्स के जो अफसर हैं वो उनका चयन किया जाता है। आयकर विभाग या राजस्व विभाग या राजस्व विभाग के अफसर, या विदेश सेवा के अफसर, या क्या है? विदेश सेवा के अफसर। जैसे कोई विदेश सेवा का अफसर बना और उसको हमने क्या कर दिया? भारत सरकार ने उसको है वो अमेरिका में भारत का राजदूत है वो नियुक्त किया। क्या? कहां पर? अमेरिका में भारत का राजदूत नियुक्त किया। तो केंद्रीय सेवा के अंतर्गत उसको जो भी पेंशन, वेतन है, भत्ते हैं, यात्रा, रहने का सारे के सारे खर्चे वहन करेगी वो कौन करेगी? वो भारत सरकार करेगी। कौन करेगी? भारत सरकार करेगी। इसमें कौन करेगी? इसमें राज्य है वो कर रहा है और केंद्र भी साथ में। और जो राज्य सेवा होगी, जैसे आप राजस्थान को देखोगे तो राजस्थान में आरएएस होता है, आरपीएस होता है, आरटीएस होता है, राजस्थान तहसीलदार सेवा वगैरह, ये होगी। तो इनको जो होगा एक संस्था है राज्य लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग, आरपीएससी करके एक संस्था है, उन संस्था के द्वारा इनका क्या होगा? उनके द्वारा चयन होगा और ये राजस्थान के अंतर्गत ही कार्य करेंगे। तो 3 तरह की बेसिक सेवाएं हैं और ये क्या है? ये स्थायी कार्यपालिका है।
कैसी कार्यपालिका है ये? स्थायी कार्यपालिका। तो इसमें देखो आपकी ये पढ़ा है अखिल भारतीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं और स्थानीय सरकार के कर्मचारी और लोक उपक्रमों के तकनीकी और प्रबंधकीय अधिकारी शामिल होते हैं। और हमारे संविधान निर्माता गैर राजनीतिक और व्यावसायिक रूप से दक्ष प्रशासनिक मशीनरी के महत्व को जानते हैं, इसलिए उन्होंने सिविल सेवा या नौकरशाही के सदस्यों को बिना किसी भेदभाव के योग्यता के आधार पर चयनित करना चाहते थे। अब हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने कहा कि राजनीतिक कार्यपालिकाएं उसकी जगह उनके साथ साथ में एक ऐसी कार्यपालिका को भी है वो एडॉप्ट करो जो क्या हो? गैर राजनीतिक हो, यानी जिनकी पृष्ठभूमि है वो राजनीति से नहीं हो, यानी राजनीतिक लोग नहीं होने चाहिए। और कैसे हो? व्यावसायिक रूप से जो काम दिया जाए उनके लिए कार्य क्षेत्र फिक्स करो, उसमें क्या हो? वे व्यावसायिक रूप से प्रोफेशनल रूप से दक्ष हो, उन कार्य को पूर्णतः करने में क्या हो? सक्षम हो। और इस तरह की सिविल सेवाएं उनमें क्या हो? बिना भेदभाव के, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। किस आधार पर? कोई व्यक्ति में योग्यता है तो उस व्यक्ति का क्या करो? आप चयन करो, उनकी क्वालिफाइड, उनकी जो क्वालिफिकेशन के, उनकी जो योग्यता है, उनकी जो क्षमता है उसके आधार पर उनका क्या किया जाए? चयन किया जाए। जैसे आप में से कोई व्यक्ति है वो कल ग्रेजुएशन करके आगे जाके आप में योग्यता है, आप तैयारी करोगे तो आप जाके कल देश के आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, आरएएस बनोगे, तो ये आप सेवा में जा सकते हो। किसके आधार पर? योग्यता के आधार पर जा सकते हो। इस आधार पर नहीं कि कोई स्त्री है, कोई पुरुष, कोई महिला है, कोई भेदभाव कर रहे हैं, या कोई दलित है या शोषित है उनको ज्यादा लो, कोई मीणा है तो उनको ज्यादा लो, उस आधार पर नहीं, बल्कि योग्यता के आधार पर उसका क्या होगा बच्चों? चयन होगा। तो ये हमारी कैसी कार्यपालिका थी? स्थायी कार्यपालिका थी। आगे बढ़िए, क्या करना आगे है कुछ महत्वपूर्ण स्मरणीय बिंदु हैं कि महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें क्लास के दौरान है आपने क्या क्या पढ़ा, कार्यपालिका में है वो क्या क्या चीजें आपके द्वारा पढ़ी गई। कार्यपालिका के दौरान आपने क्या क्या पढ़ा उसको है कि कार्यपालिका व्यक्तियों के उस समूह से जो कायदे कानून का संगठन प्रतिदिन लागू करते हैं। और कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, सामूहिक नेतृत्व के आधार पर और कैसी है? एकल व्यक्तित्व के आधार पर, एकल नेतृत्व के आधार पर। सामूहिक के आधार पर कैसी है? सामूहिक के आधार पर संसदीय है और दूसरी कैसी है? अर्ध सत्तात्मक है। यानी सामूहिक नेतृत्व के आधार पर कितने भेद हैं? दो हैं, वो उपभेद है, दो उपभेद है। और एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर कैसी है? एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत के आधार पर कैसी है? अध्यक्षात्मक है। और इसका उदाहरण कौन सा है? अमेरिका है। कौन सा इसका उदाहरण है? वो अमेरिका है। और सामूहिक नेतृत्व के आधार पर कौन सी है? संसदीय है। जैसे भारत में कौन सी है? संसदीय, भारत में है वो संसदीय। और श्रीलंका में कैसी है? अर्धसत्ता अध्यक्षात्मक। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति या राजा औपचारिक या नाम मात्र का प्रधान होता है और वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल में होती है। जैसे भारत और ब्रिटेन के अंतर्गत कैसी है? वो संसदीय व्यवस्था है। और जो राष्ट्रपति है, भारत में राष्ट्रपति और इंग्लैंड में कौन है? राजा या रानी होगा। वो क्या हो जाएंगे? औपचारिक होंगे, केवल नाम मात्र के होंगे, इनके पास कोई विशेष प्रावधान, विशेष शक्तियां नहीं होगी। जबकि वास्तविक रूप में कौन करेगा? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल ये कार्य करेगी। फिर अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री दोनों होते हैं और इस व्यवस्था में राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त होती हैं। कभी कभी ये दोनों एक ही दल के या फिर विरोधी दल के भी हो सकते हैं, जिनमें क्या होता है? विरोध होगा। ऐसा जो उदाहरण है वो आपका कौन सा है? श्रीलंका में देखने का मिलता है हमें कि श्रीलंका के अंतर्गत ये व्यवस्था है। तो ये श्रीलंका में कैसे अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था। आगे बढ़िए, क्या करें आगे? अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का क्या होता है बच्चों? प्रधान होता है। और वास्तविक शक्ति किसमें होगी? राष्ट्रपति में होगी। और ये कहां पर है? अमेरिका में है। वो वास्तविक रूप से ऐसे स्थिति अध्यक्ष हैं। वहां पर सरकार का भी कौन है? सरकार का भी अध्यक्ष है, वो राष्ट्रपति है, प्रधान है। और देश का भी है, वो कौन है? प्रधान, जो वो भी राष्ट्रपति। और ऐसी स्थिति में अमेरिका में। भारत में 1919 और 1935 के अधिनियम के अंतर्गत व्यवस्था के संचालन का हमें कौन सी के अंतर्गत? संसदीय व्यवस्था का, संसदीय व्यवस्था के संचालन का अनुभव हो चुका था। इसलिए भारतीय संविधान ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया, क्योंकि कार्यपालिका है और जनता के प्रति इसमें उत्तरदायी होगी और उसको कार्यपालिका को क्या है? नियंत्रित भी किया जाए।
इसलिए हमारे देश में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों स्तर पर किसको है, वो संसदीय व्यवस्था को, इस कार्यपालिका को स्वीकार किया गया। भारत में वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास और औपचारिक रूप से प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति निर्वाचित विधायक और संसद के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमण मत प्रणाली द्वारा 5 वर्ष के लिए क्या होता है बच्चों, चुना जाता है। तो ये भी चीज हमने देख ली थी। आगे बढ़िए। राष्ट्रपति के पास कार्यकारी, विधायी, कानूनी व आपातकालीन शक्तियां हैं। तो ये राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, कानूनी है, आपातकालीन है और विशेष शक्तियां। तो ये राष्ट्रपति की है वो क्या है, 5 शक्तियां हैं। राष्ट्रपति राज्यों में किसको नियुक्त करेगा, राज्यपाल को नियुक्त करेगा। जैसे राजस्थान के अंतर्गत राज्यपाल है कि जिसका नाम है कलराज मिश्र करके, तो उस व्यक्ति की नियुक्ति कौन करेगा, कलराज मिश्र क्या है, राज्यपाल है। तो उसकी जो नियुक्ति है वो कौन करेंगे, राष्ट्रपति जी है वो करेंगे। कौन करेंगे, राष्ट्रपति जी हैं वो करेंगे। इस बात का ध्यान रखना। भारत का उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का पद है ना, सभापति होता है, फिक्स तय होता है। आगे बढ़िए। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा, वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और अल्पमत होने पर अपना पद छोड़ना पड़ता है। और ऐसी स्थिति है 1989 में अनेक अवसर आए जब किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और तब गठबंधन की सरकार बनी। और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जी के पास में विशेष, गठबंधन की सरकार की दिशा में विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति जी किसी व्यक्ति को चयनित करते हैं। मुख्यमंत्री यह विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है और राज्य स्तर पर संसदात्मक व्यवस्था के सिद्धांत लागू हुई है। अब क्या है, ये तो वो केंद्र के अंतर्गत है और प्रधानमंत्री की सारी बात थी। अब राज्य में यदि देखा जाए तो राज्य में क्या होगा, मुख्यमंत्री होगा जो किसमें, विधानसभा के अंतर्गत बहुमत दल का सदस्य होगा। विधानसभा में बहुमत दल का सदस्य होगा। और जो मुख्यमंत्री, विधानसभा में बहुमत दल का कौन होता, मुख्यमंत्री होगा। और इसका जो चुनाव है, चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति से होगा। और राज्य में भी कैसी है, संसदात्मक व्यवस्था लागू की गई जिसको विधानमंडल कहते हैं। राज्य सरकार के लिए सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती है वो संघ लोक सेवा आयोग करता है। कौन करता है, संघ लोक सेवा आयोग। किसके लिए, केंद्र सरकार के लिए। केंद्र व अखिल भारतीय सेवा के लोगों की जो भर्ती कौन करेगा, संघ लोक सेवा आयोग करेगा। और इसी प्रकार राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग करेगा। ये अधिकारी प्रांतीय स्तर पर शीर्षस्थ नौकरशाही की क्या होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। तो संघ में कौन है, कौन होगा, संघ लोक सेवा आयोग। यूनियन पब्लिक कमीशन। और राज्यों में होंगे वो राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। जैसे राजस्थान में कौन है, आरपीएससी है। और केंद्र में कौन है, भारत में यूपीएससी। मुख्यालय कहां पर है इसका, दिल्ली के अंतर्गत। इसका कहां पर है, अजमेर में। कहां पर है, अजमेर। नौकरशाही वह माध्यम है जिसके द्वारा सरकार की लोक हितकारी नीतियों को क्या होता है, जनता के द्वारा पहुंचाने का कार्य किया जाता है। नौकरशाही वह माध्यम होती है जिनके द्वारा सरकार क्या करेगी, जो भी निर्णय लिए उनको जनता तक पहुंचाने का काम करती है ताकि उन निर्णयों को आसानी से जनता के लिए लोक कल्याणकारी कार्य, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके। सरकार का वह अंग जो नियमों कानूनों को लागू करता है, प्रशासन का काम करता है, क्या कहलाई जाएगी, कार्यपालिका कहलाई जाएगी। आगे बढ़िए। कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री नहीं होते बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा यानी सिविल सेवा के सदस्य भी आते हैं, यानी पूरी कार्यपालिका है। ये क्या है, ये पूरी कार्यपालिका है। कैसी है, पूरी कार्यपालिका है, यानी इसमें दोनों ही लोग होंगे। दोनों ही कौन से, राजनीतिक भी होंगे। राजनीतिक ये प्रधानमंत्री है, मंत्री परिषद है, ये मंत्री हैं। और दूसरी कौन सी है, दूसरी है नौकरशाही कार्यपालिका, अफसरशाही। और इसमें कौन से, पूरा प्रशासनिक ढांचा होगा यानी सिविल सेवा के सदस्य होंगे, तो वो क्या कहलाई जाएगी, पूरी कार्यपालिका।
राजनीतिक कार्यपालिका में सरकार के प्रधान और उसके मंत्रियों को सम्मिलित किया जाता है। स्थायी कार्यपालिका में रोज रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी लोग सम्मिलित होते हैं। अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्थाएं और कार्यकारी शक्ति किसके पास में है? राष्ट्रपति के पास में। जबकि कनाडा में कैसी है? संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है, जिसमें जो महारानी है वो क्या है? कनाडा की प्रधान है और प्रधानमंत्री होगा वो मुखिया होगा। वैसे कि वैसे फ्रांस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अध्यक्षात्मक व्यवस्था के हिस्से हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य सदस्यों की नियुक्ति तो कर सकता है, लेकिन उन्हें पद से नहीं हटा सकता। क्यों? क्योंकि वे संसद के प्रति क्या होते हैं बच्चों? उत्तरदायी होते हैं, इसलिए ये नहीं हटा पाएगा। जापान में ही देखा जाए तो संसदीय व्यवस्था है, वहाँ राजा देश का होता है, जबकि प्रधानमंत्री है वो सरकार का मुखिया होगा। इटली में क्या स्थिति? इटली में संसदीय व्यवस्था है, राष्ट्रपति देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होगा। तो ये कुछ एक उदाहरण है जिनको आप देख लेना कि रूस में भी अर्ध अध्यक्षात्मक है, वहां पर भी राष्ट्रपति देश का और प्रधानमंत्री है वो किसका होता है? वो सरकार का होगा। राष्ट्रपति देश का प्रधान और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री है वो सरकार का होगा, लेकिन प्रधानमंत्री की कोई विशेष शक्तियां नहीं है, वो गौण मात्र ही कार्य करता है। फिर जर्मनी में भी संसदीय व्यवस्था, जर्मन में वह राष्ट्रपति नाम मात्र का और चांसलर है, वहाँ कौन होता है? चांसलर है वो सरकार का मुख्य होगा। और एंजेला मर्केल है वो जर्मन की चांसलर है। एंजेला मर्केल जर्मन की चांसलर है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति देश और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है, और इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में कौन होता है? राष्ट्रपति का पद शक्तिशाली है। ऐसी व्यवस्था अमेरिका, ब्राजील और लैटिन अमेरिकी राष्ट्रों के अंतर्गत है, वो अध्यक्षात्मक व्यवस्था अपनाई गई। आगे बढ़िए, क्या कह रहे हैं? आगे अमेरिका में ये व्यवस्था हो गई, आगे देखते हैं। इटली में संसदीय व्यवस्था हो गई। फिर आपके प्रश्नोत्तरी हो गए, ये आपके कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है, उनको देख लीजिए। प्रश्नोत्तर क्या कह रहे हैं कि भारत में राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों का वर्णन कीजिए। मैंने आपको बताया था कि भारत में जो राष्ट्रपति के विशेषाधिकार हैं वो कितने हैं? 3 विशेषाधिकार हैं। कितने हैं? 3 हैं। कौन सा है? मंत्री परिषद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। दूसरा, वीटो। तीसरा, गठबंधन में विवेक का। ये 3 की पॉइंट है। भारत में राष्ट्रपति का विशेषाधिकार पूछा तो उस समय आपके जेहन में है, आपके जो दिमाग में है वो 3 पॉइंट आने चाहिए कि क्या करेगा। कोई मंत्री परिषद है, उसको कोई चीज पर विस्तार सलाह कोई दिया है सिग्नेचर करने हेतु कि आप उसको है वो साइन कर दीजिए, तो राष्ट्रपति जी मंत्री परिषद को क्या है उस सलाह को क्या करेंगे? लौटा सकते हैं कि आप इस पर क्या करो? पुनर्विचार करो। ये जो आपने निर्णय लिया या जो कानून में ये लाए हो, आप संशोधन लाए हो या फिर कोई बिल लेकर आए हो, तो ये आप सरासर गलत लेके आए हो। एक बार इस पर पुनर्विचार कीजिए, और जब मंत्री परिषद इस पर पुनर्विचार करके उसको लौटाएगी वापस राष्ट्रपति को, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जी पर यह बाध्यकारी होगी कि राष्ट्रपति जी उस बात को माने। फिर राष्ट्रपति जी के पास क्या है? वीटो की शक्ति है, यानी निषेधाधिकार की शक्ति है। मैंने बताया था कि राष्ट्रपति जी के पास में कौन सा वीटो है? पॉकेट वीटो है, वो एक व्यवस्था है। पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो को जेबी वीटो भी कहते हैं, इसको जेबी वीटो, यानी कोई बिल लाया गया उसको आप जेब में डाल दो। राष्ट्रपति की जब इच्छा हुई तब वे उसको पारित सिग्नेचर करेंगे, और नहीं भी कर सकते हैं। तो ये एक व्यवस्था है। एक ऐसा घटनाक्रम हुआ था, डाक संशोधन बिल करके एक लाया गया था, डाक संशोधन बिल। डाक संशोधन बिल लाया, और उस समय भारत के जो राष्ट्रपति थे वो ज्ञानी जेल सिंह थे। ज्ञानी जेल सिंह थे। जेल सिंह ने उस पर कोई हस्ताक्षर नहीं किया और उसको है वो अपने टेबल की दराज में डाल दिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं की। फलत ज्ञानी जेल सिंह है, बाद में वो अपने कार्यकाल पूरा हो गया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उनके बाद में नए राष्ट्रपति आते हैं वेंकट रमन, और वेंकट रमन ने वो फिर वापस जो बिल था जो किसको लौटा दिया गया? सरकार को लौटा दिया गया, और वो बिल है वो खारिज हो गया, उसका कोई महत्व नहीं। तो ये राष्ट्रपति जी के पास में एक विशेष पावर है। तीसरी, ये प्रकार का विशेषाधिकार की कोई ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां पैदा हो गई कि कोई भी व्यक्ति जिसको लोकसभा के अंतर्गत बहुमत प्राप्त नहीं हो रहा है, त्रिकोणीय शंकु की स्थिति हो गई, 3 अलग अलग लोगों को बहुमत प्राप्त हो रहा है या फिर किसी को भी नहीं प्राप्त हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जी को ये विवेकाधिकार की शक्ति है।
विवेकाधिकार है। विवेक धन अधिकार, विवेकाधिकार है, विवेक धन अधिकार। अपने विवेक का प्रयोग करेंगे और किसी भी व्यक्ति को बहुमत साबित करने हेतु न्योता देंगे। तो ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। आगे बढ़िए, क्या कह रहे हैं अगला दूसरा सवाल कह रहा है कि भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है तथा इसको किस प्रकार से हटाया जाए। अब ये जो सवाल आपको पूछा है, सवाल को अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद में इसमें दो सवाल ऐड हुए। एक तो ये हुए हैं कि भारत में जो उपराष्ट्रपति है उसका चुनाव किस प्रकार होता है, और दूसरा उसमें है कि उसको हटाया कैसे जा सकता है। तो जब किसी दो सवाल आपको पूछे जाएं तो उनको टैकल करने का साधारण तरीका ये होता है कि जो सवाल प्रथम पूछा गया कि चुनाव, तो आप पहले हेडिंग डालोगे उपराष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा, जिसमें लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य भाग लेंगे, जबकि विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेंगे, जबकि विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेंगे। तो पहले सवाल का आपका जवाब आ गया कि भारत के उपराष्ट्रपति का यदि चुनाव करना है तो कौन करेगा, एक निर्वाचक मंडल है वो करेगा। कौन होगा, एक निर्वाचक मंडल होगा, कॉलेजियल जो मंडल होगा वो कॉलेजियल सिस्टम वो करेगा, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित और मनोनीत सदस्य हैं वे मिलकर भाग लेंगे, जबकि क्या है विधानसभाओं के सदस्य हैं वो भाग नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि विधानसभाओं के सदस्य हैं वो केवल और केवल किसके चुनाव में भाग लेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, उपराष्ट्रपति के चुनाव में नहीं। इस बात का ध्यान रखना। दूसरा बिंदु है आपका कि इनको किस प्रकार से पद से हटाया जा सकता है, किस प्रकार से है वो उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जाएगा। तो उपराष्ट्रपति को जो पद से हटाने का तरीका है, पद से हटाने का तरीका क्या तरीका है, राज्यसभा बहुमत द्वारा संकल्प पास करेगी तथा लोकसभा उसको मंजूरी प्रदान करेगी। क्या करेगी, मंजूरी है वो प्रदान करेगी। तो यानी बहुमत का होना चाहिए, राज्यसभा में बहुमत होना चाहिए। क्यों, क्योंकि राज्यसभा का पद सभापति है। तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा है वो एक संकल्प पारित करेगी और राज्यसभा ने संकल्प पारित किया तो लोकसभा है वो उसको क्या करेगी, मंजूरी प्रदान करेगी। और जो ही लोकसभा उसको मंजूरी दे देगी तो क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति वो पद से विमुक्त माने जाएंगे। आगे बढ़िए, क्या करें, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति की भूमिका का वर्णन कीजिए। अब सामान्य स्थिति में क्या होता है, सामान्य स्थिति में होता है कि जो राष्ट्रपति हैं वो प्रधानमंत्री की क्या करेंगे, नियुक्ति करेंगे। किसकी, प्रधानमंत्री की। सामान्य स्थिति में राष्ट्रपति लोकसभा में, कहां पर, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त
करेगा। सामान्य स्थिति में तो यही होगा, क्या करेगा कि लोकसभा में किसी व्यक्ति को बहुमत मिला है, जैसे नरेंद्र मोदी को लोकसभा में बहुमत मिला तो उनको प्रधानमंत्री नियुक्त कर देंगे, ठीक है, ये तो सामान्य स्थिति में। लेकिन विशेष स्थिति में, इसको आप दो बिंदु हम लिखोगे, सामान्य स्थिति और दूसरी है वो हमारी हो जाएगी विशेष स्थिति। विशेष स्थिति कब होगी? जब किसी भी दल को लोकसभा में क्या है, बहुमत नहीं मिल रहा है, यानी सरकार है वो पूर्ण बहुमत उनको है वो नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो राष्ट्रपति होंगे वह राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करेंगे। मैंने कहा उसकी विवेकाधिकार की शक्ति है, वो किसी भी जो दल के नेता को है, गठबंधन के लोगों को, नेताओं को है, वो कहेंगे कि आप आइए और बहुमत सिद्ध कीजिए। तो विशेष स्थिति में यानी गठबंधन की सरकार, गठबंधन की सरकार बनने या अल्पमत में होने की स्थिति में अपने कौन, राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर किसी भी दल के सदस्य को बहुमत सिद्ध करने का न्योता देंगे। ऐसे ही एक स्थिति हुई थी 1998 के अंतर्गत, जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए का जो गठबंधन घटक था उनको है वो राष्ट्रपति के आर नारायण ने, उनके है वो अलग बहुमत नहीं मिल रहा था और राष्ट्रपति के आर नारायण ने अटल जी को क्या कहा कि आप है वो बहुमत सिद्ध कीजिए। अटल जी ने वो बहुमत सिद्ध किया, फलत उनकी सरकार बनी। तो प्रधानमंत्री जो सामान्यतः नियुक्ति में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, और विशेष स्थिति या तो गठबंधन या किसी भी दल को बहुमत नहीं मिल रहा है तो राष्ट्रपति जी अपने विवेकाधिकार की शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी भी बड़े से जो बड़ा दल होगा उसको है वो न्योता देंगे ताकि उनकी सरकार बने। फिर वीटो का पावर या निषेधाधिकार क्या है? वीटो का पावर या निषेधाधिकार है वो भारत के राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को दिया गया एक विशेषाधिकार। एक बात का आप ध्यान रखिए कि जब भी कोई सवालों को टैकल किया जाता है, जो ही सवाल को रिटर्न में लिखा जाए तो उसके लिए क्या है, कुछ एक कीवर्ड तय होते हैं, उन कीवर्ड से ही सवाल को है महत्वपूर्ण पकड़ा जाता है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति को एक वीटो का अधिकार दे दिया गया, संविधान ने दिया, अरे इस तरह की लिख रहे हो आप, नहीं, आप फिक्स कीवर्ड में है वो सवाल को डालिए, उसका स्पष्ट आंसर हो जाना चाहिए। वीटो पावर निषेधाधिकार क्या है कि भारत के राष्ट्रपति को दिया गया एक विशेषाधिकार है। विशेषाधिकार है कौन सा है? दूसरे नंबर का है इस अधिकार, इस अधिकार का क्या है प्रयोग करके, इस अधिकार का प्रयोग करके राष्ट्रपति किसी बिल को रोक सकते हैं या निष्क्रिय कर सकते हैं। कब? उसके बाद में आप उदाहरण दे देना कि डाक संशोधन बिल में राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने प्रयोग किया, फलत बिल
समाप्त हो गई। तो ये बेसिक बात थी वीटो पावर की, भारत के राष्ट्रपति को दिया गया निषेधाधिकार का अधिकार। अगला 5वां सवाल है यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के क्या कार्य। संघ लोक सेवा आयोग जिसको यूपीएससी कहा गया है वह कैसी संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है और जिसका कार्य है अखिल भारतीय स्तर व केंद्रीय स्तर की सेवाओं के लिए पदों की सेवा की शर्त तय करना और परीक्षाओं का संचालन करना, साक्षात्कार इंटरव्यू कॉल करना और विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश करना। इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में। संघ लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग क्या करेगा, अखिल भारतीय मैंने कहा वही आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, संघ लोक सेवा और केंद्रीय सेवा कौन सी है, आयकर है, आयकर सेवा, राजस्व रेवेन्यू है, फिर विदेश सेवाएं। इनके लिए जो अफसरों का चयन करना है, किस तरह की परीक्षा होगी, किस तरह के इंटरव्यू को आयोजित करवाने, तो उनके लिए सारा काम कौन करेगा, संघ लोक सेवा आयोग करेगी। यानी स्थायी कार्यपालिका का जो सदस्य हैं उनका चयन करने हेतु संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी कार्य करेगी और नई दिल्ली में उसका मुख्यालय है। और 1919 के एक्ट के तहत यल्टन यंग समिति बनी, उसकी सिफारिश पर है वो संघ लोक सेवा आयोग का स्थापना की गई। निम्नलिखित शब्दों को पूरा लिखिए। आईएएस, आईपीएस। आईएएस का होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। क्या नाम है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है वो कौन सी हो जाएगी, आईएएस। और आईपीएस कौन सी हो जाएगी, भारतीय पुलिस सेवा, इंडियन पुलिस सेवा। और इन दोनों के जो उम्मीदवारों का चयन, जो सदस्यों का चयन है वो कौन करेगा, संघ लोक सेवा आयोग है। आप यदि आगे बढ़कर हैं वो यूपीएससी आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, तो आपकी परीक्षा कौन लेगा, संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी है वो परीक्षा आयोजित करवाने का काम करेगी। आगे बढ़िए। भारत में सिविल सेवा आयोग कितने प्रकार की होती है, भारत में सिविल सेवा आयोग है वो कितने प्रकार की होती है, यानी सिविल सेवाएं आयोग नहीं, भारत में सिविल सेवाएं वो कितने प्रकार की। भारत में जो सिविल सेवाएं हैं वो 3 प्रकार की। भारत में सिविल सेवाएं हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार की, अखिल भारतीय, केंद्रीय और प्रांतीय। अखिल भारतीय में कौन सी है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस यानी फॉरेस्ट। केंद्रीय सेवा में कौन सी है, राजस्व सेवा, रेवेन्यू सर्विस, आयकर सेवा, टैक्स सर्विस, इनकम टैक्स सर्विस। फिर है विदेश सेवा। आप में से कुछ वो भारत के राजदूत बनेंगे, अमेरिका में नियुक्त करेंगे उनको हम, तो वो किससे होंगे, केंद्रीय सेवा से होंगे, आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस। तीसरी है वो प्रांतीय सेवा। प्रांतीय यानी राज्य, जैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग करके एक संस्था है, आरपीएससी नाम है उसका। वह क्या करेगी, वह राजस्थान के अंतर्गत आरएएस है, आरटीएस है, आरपीएस है, उनका चयन करने का काम कौन करेगा, राज्य लोक सेवा। आगे बढ़िए। राजनीतिक हस्तक्षेप से नौकरशाही राजनीतिज्ञों के हाथ का खिलौना बन रही है, कैसे। आपको देखोगे कि भारत के अंतर्गत हमने कहा कि जो राजनीतिक रूप से है वो नौकरशाही या स्थायी कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है, राजनीति के प्रति। अब राजनीति के प्रति उत्तरदायी है तो जब जब किसी तरह के प्रशासन के कोई डिसीजन लेने होते हैं तो ऐसी स्थिति में है वो नौकरशाही के ऊपर किसका प्रेशर होता है, राजनीति का प्रेशर होता है, उनके अकॉर्डिंग है वो अफसर लोग डिसीजन देते हैं। तो ये राजनीतिक जो
हस्तक्षेप है, इसी का शिकार कौन से हैं, जो नौकरशाही करते। इसको देखिए, इसका जो इस तरह से जवाब होगा नौकरशाही। नौकरशाही का काम तटस्थ होकर प्रशासन चलाना होता है, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा तथा राजनीतिक उत्तरदायित्व के कारण नौकरशाही अपने जिम्मेदारी क्या है, प्रशासन चलाना, अपनी जिम्मेदारी यानी प्रशासन जिम्मेदारी में राजनीतिक हितों को महत्व देते हैं तथा उनके अनुसार क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो ये सामान्य बात है। आगे बढ़िए, कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका का अर्थ है व्यक्तियों के उस समूह से जो कायदे कानूनों के संगठन को रोजाना लागू करने का काम करते हैं। क्या कहलाई जाएगी? कार्यपालिका कहलाई जाएगी। यानी जो विधायिका के द्वारा जो निर्णय लिए गए, जो कानून बनाए गए, उनको लागू करने वाले जो संस्था होगी वो कौन होगी? कार्यपालिका होगी। और भारत के अंतर्गत कार्यपालिका के भेद कितने हैं? दो हैं, एक राजनीतिक है और दूसरा कौन सा है? स्थायी है। स्थायी यानी कौन सा है? नौकरशाही। तो राजनीतिक कौन सी है? अस्थायी। इसमें कौन होते हैं? इसमें अफसर होते हैं। इसमें कौन होते हैं? इसमें नेता होते हैं। तो ये बेसिक बात होगी। आगे बढ़िए, क्या करें? कार्यपालिका के प्रमुख कार्य क्या? कार्यपालिका क्या क्या कार्य करेगी? प्यारे बच्चों, ये कार्यपालिका के कार्य को देखेंगे तो कार्यपालिका सरकार का अंग होती है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत की जाएगी नीतियां और कानून, उनको लागू करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? कार्यपालिका की। यानी विधायिका ने, संसद ने जो कानून बनाए, उन कानूनों को क्या करना? लागू करने का काम किसका होगा? लागू करने का काम होगा वो कार्यपालिका का होगा। कार्यपालिका प्राय नीति निर्माण में भी भाग लेती है। क्योंकि आप देखोगे कि संसद के अंतर्गत दो सदन है, एक लोकसभा है और दूसरा कौन सा है? राज्यसभा है। लोकसभा व राज्यसभा। तो सरकार का बहुमत कहाँ होता है? लोकसभा में होगा। तो क्या संसद में कोई विधि निर्माण करनी है तो लोकसभा भाग लेती? बिल्कुल लेती। तो ऐसी स्थिति में क्या है, जो कार्यपालिका है वो भी विधायिका में हिस्सेदारी होने के कारण क्या करेगी? नीति निर्माण में भाग लेगी, यानी कानून बनाने में उनकी भी भूमिका होगी। कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री ही नहीं होंगे, बल्कि इसके अंतर्गत पूरा प्रशासनिक ढांचा, सिविल सेवा के सदस्य होंगे, वही IAS है, IPS है, अखिल भारतीय सेवाएं या वगैरह वगैरह जो भी होंगे वो सारे के सारे होंगे। यानी केवल एक लोग नहीं होंगे, राजनीतिक रूप से नहीं होंगे, बल्कि सभी लोग होंगे। तो इसलिए कह सकते हैं कि कार्यपालिका का जो कार्यस्थल का दायरा है वो कैसा है? बहुत ही विस्तृत है। आगे बढ़िए, क्या राजनीतिक कार्यपालिका या स्थायी कार्यपालिका है वो किसे कहते हैं? सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका तथा इसमें दो सवाल है, आपको दो परिभाषा पूछी गई। राजनीतिक कार्यपालिका किसे कहते हैं और स्थायी कार्यपालिका है वो किसे कहते हैं? तो सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को क्या कहा जाएगा? राजनीतिक कार्यपालिका। वे सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं, लेकिन जो लोग रोज के प्रशासन यानी सरकार द्वारा जो निर्णय लिए गए उन प्रशासन को लागू करने के लिए उत्तरदायी होंगे, वो कौन हो जाएंगे? स्थायी कार्यपालिका होंगे। तो इसको इस शब्दों में भी लिख सकते हैं कि सरकार द्वारा
नीतियों को लागू करने वाले प्रशासनिक इकाई स्थायी कार्यपालिका कहलाएगी। इस बात का ध्यान रखना। आगे बढ़िए क्या करें। कार्यपालिका कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कौन सी? सामूहिक नेतृत्व के आधार पर, और दूसरी कौन सी? एकल नेतृत्व के आधार पर। सामूहिक नेतृत्व के आधार पर कौन सी है? 2 है, संसदीय और अर्ध अध्यक्ष। संसदीय कहां पर है? भारत है, ब्रिटेन है। ये कहां है? श्रीलंका। एकल नेतृत्व के आधार पर एक है, कौन सी? अध्यक्षत्व। जहां पर कौन होता है? सरकार का और देश का प्रधान राष्ट्रपति होगा। कहां पर यह व्यवस्था? अमेरिका में। तो ये महत्वपूर्ण सवाल था आपका। आगे बढ़िए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति अब राष्ट्रपति जी करेंगे। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो किसकी नियुक्ति करेंगे? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। इस बात का आप ध्यान रखना। आगे बढ़िए। पॉकेट वीटो से, वही जेबी वीटो ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा प्रयोग किया गया था। पॉकेट वीटो था जिसके तहत उन्होंने किसी भी विधेयक को क्या कर दिया? किसी भी विधेयक पर अनुमति देना या नहीं देना या मौन धारण कर लेना। पॉकेट वीटो क्या कर दिया? राष्ट्रपति ने उसको जेब में डाल दिया। और उसका उदाहरण है वो डाक संशोधन विधेयक को दे देना, ज्ञानी जैल सिंह वाला, वो भी पॉकेट वीटो ही था। मंत्रिपरिषद का आकार कब तय किया गया? कब तय किया गया? मंत्रिपरिषद का यदि आकार देखा जाए तो 2003 में संविधान का 91वां संशोधन किया गया तथा मंत्रिपरिषद का आकार अधिकतम 15% कुल सदस्यों का होगा। यानी 2003 में संविधान का 91वां संशोधन किया गया तथा मंत्रिपरिषद का आकार अधिकतम 15% कुल सदस्यों का होगा। तो ये आप इस बात का ध्यान रखना। कब है? 2003 में 91वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 15% किया गया। आगे बढ़िए। संघ लोक सेवा आयोग के कार्य। संघ लोक सेवा आयोग का क्या कार्य है? अखिल भारतीय सेवाओं हेतु परीक्षाओं का आयोजन करवाना, साक्षात्कार लेना,
साक्षात्कार इंटरव्यू लेना, विभिन्न पदों का वर्गीकरण करना, सेवा व शर्तें तय करना, शर्तें तय करना। तो ये वैसे कार्य किसके, यूपीएससी के कार्य। आगे बढ़िए। तो ये महत्वपूर्ण जो कार्य थे वो यूपीएससी के हमने देखे। इस प्रकार प्यारे बच्चों हमने देखा था कि कार्यपालिका किस तरह से कार्य कर रही है, कार्यपालिका किसे कहते हैं, कार्यपालिका स्थायी राजनीतिक कार्यपालिका कौन सी होगी, स्थायी कार्यपालिका कौन सी होगी। फिर हमने देखा कि जो कार्यपालिका हैं उसके कौन कौन से भेद देखे, किसके आधार पर, नेतृत्व के आधार पर। नेतृत्व में एकल नेतृत्व कर रहे हैं तो कौन है, अध्यक्षात्मक है। और फिर कैसा है, सामूहिक कर रहे हैं तो कौन है, संसदीय है और अध्यक्षात्मक है। भारत में कैसी है, संसदीय है वो व्यवस्था है, जिसके तहत है संसद है वो सर्वोच्च है और जिसमें वास्तविक रूप से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कार्य करेंगे और औपचारिक रूप से कॉन्स्टिट्यूशन की दृष्टि से कौन करेंगे, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रपति करेंगे। उसी तरह अर्ध अध्यक्षात्मक है वो लंका में अपनाई गई, श्रीलंका में, जहां पर है वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों कार्य करेंगे। तो ये मोटे तौर पर हमने कार्यपालिका को देखने की कोशिश की। उसमें राष्ट्रपति की शक्तियां क्या, संवैधानिक स्थिति है, कौन कौन से राष्ट्रपति जी हैं वो कार्य कर रहे हैं उनको देखा हमने। प्रधानमंत्री की क्या स्थिति है कॉन्स्टिट्यूशन में, किस तरह का उनका कार्यकाल होता है, 5 साल का लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, उनका कार्य क्या होता है, मंत्रिपरिषद के नेता के तौर पर है वो कैसे कार्य कर रहे हैं, और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी को क्या। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।